गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग संविधान सभा का डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं और किस तरीके से हम लोग पहले के क्लासेस में देखे कि 1773 के एक्ट से जिस तरीके से भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया की बीज स्टार्ट हुई और वो होते हुए 1781 का सेटलमेंट एक्ट, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1857 की क्रांति के बाद 1858 का अधिनियम, फिर 1861 का अधिनियम हम लोगों ने देखा। फिर हमने देखा कि किस तरीके से 1892 के एक्ट में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की गई और 1909 के एक्ट में किस तरीके से प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाते हुए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई। तो इस तरीके से देखेंगे कि भारतीय जो संविधान है और संविधान के जो विकास की कड़ी है वो एक निरंतरता को प्राप्त होती गई। ये ध्यान रखना है कि सिर्फ ये वैधानिक या संवैधानिक बात ही नहीं है, इसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक रहे हैं। जैसे कि 1757 का अगर एक तरफ युद्ध रहा है तो दूसरी तरफ 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ ही साथ कांग्रेस द्वारा जो की जाने वाली मांग भी रिफ्लेक्ट होती है। यही रीज़न है कि जो कांग्रेस की मांग थी वो 1892 के एक्ट में शामिल किया गया। चार्ल्स ब्रेडला, मैंने बताया कि चार्ल्स ब्रेडला के प्रस्ताव पर 1892 का एक्ट आया था और कहने कि चार्ल्स ब्रेडला का ही वो उसमें था कि भारतीयों को प्रशासन में या शासन में भागीदारी दी जाए। 1909 में भी और अधिक प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी की गई। इसी कड़ी में हम आज जो है उसके आगे की एक्ट या अधिनियम को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसकी बात है 1919 एक्ट। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरीके से 1909 एक्ट मार्ले मिंटो सुधार कहलाता है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म के अकॉर्डिंग हुआ था और इसमें जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात की गई थी। उसी तरीके से जो 1919 का एक्ट है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है। 1919 एक्ट को क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया कैसे था। आपको याद होगा कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो गया था। अंग्रेज़ों की ओर से भारत ने भी लड़ा था। इसके अलावा 1915-16 में आप ये जानेंगे कि 1915-16 में, स्पेशली 1916 में होम रूल लीग शुरू हो गई थी, होम रूल मूवमेंट शुरू हो गया था। होम रूल मूवमेंट हुआ था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। तो इसने भी भारतीयों में एक एकात्मकता, तो इन सब एक तरफ भारतीयों का प्रेशर, एक तरफ विश्व युद्ध का प्रेशर और इन तीन, इसके अलावा आप देखेंगे कि 1914 में ही गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने कर दी थी। गदर पार्टी, लाला हरदयाल, ये सब इतिहास में आप लोग बहुत डीप में पढ़ेंगे। ये सारे हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो आपको एक बार मॉडर्न हिस्ट्री में पूरी तरीके से पुनः पढ़ाई जाएगी। लेकिन हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया कैसे और उसके पीछे क्या कंडीशंस काम कर रही थी, क्या परिस्थितियाँ काम कर रही थी। तो एक तो 1914 के वर्ल्ड वार के साथ ब्रिटिश साम्राज्य की स्थितियाँ थीं। दूसरी 1916 में जो भारतीयों द्वारा खासकर एनी बेसेंट और इसमें दो लोग थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर बीजी तिलक, इन दोनों के उससे प्रयास से शुरू हुआ था। और फिर तीसरी चीज़ क्या थी कि ये जो गदर पार्टी लाला हरदयाल की थी, ये एक क्रांतिकारी पार्टी थी, रिवोल्यूशनरी पार्टी थी। ये एक रिवोल्यूशनरी पार्टी थी। तो इनकी क्रांतिकारी गतिविधियां, इनका होम रूल आंदोलन और विश्व युद्ध, इन तीनों की परिस्थिति में ये कहा गया
कि भारतीयों का साथ, भारत विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देगा और इसके एवज में जब विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो भारतीयों के लिए एक नई अधिनियम, एक नए कानून दिया जाएगा जो भारतीयों के परिवेश में होगा, भारतीयों के लिए हितकर होगा। इसीलिए जो मॉन्टेग्यू थे उनको ब्रिटेन में भारतीयों का समर्थक माना जाता था और इन्हीं के नेतृत्व में जब वो सचिव बने तो इन्हीं के नेतृत्व में जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किया गया, जिसमें प्रांतीय स्वशासन में भागीदारी, इसमें इसका जो मेन वो था कि शासन में भागीदारी भारतीयों की बढ़ाई जाएगी। इसी बेस्ड पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया और जो बाद में 1919 के अधिनियम के रूप में रूपांतरित हुआ या 1919 का अधिनियम बना। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म हुआ था, चेम्सफोर्ड सुधार, ये योजना थी 1917 की, याद रखिएगा 1917 में ये सुधार हुआ था और इसी को 1919 के अधिनियम के रूप में वहाँ की संसद ने बना दिया था। तो आइए देखते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना की क्या क्या विशेषताएं रही हैं। तो इसकी जो सबसे पहली विशेषता रही है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार की या 1919 अधिनियम की जो पहली विशेषता रही है वो ये विशेषता रही है कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। दो स्तर था, एक केंद्रीय विधानसभा, एक केंद्रीय स्तर और दूसरा प्रांतीय स्तर। तो प्रांतीय स्तर में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। ये प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। ये द्वैध शासन क्या था? द्वैध शासन का मतलब ये होता था कि दो तरीके का शासन, अर्थात एक शासन ऐसा होता था जो गवर्नर या गवर्नर जनरल के आधार पर चलता था। तो कैसे द्वैध शासन? प्रांतों में दो तरीके की शासन की गई। पहला शासन जो होता था वो गवर्नर अपनी परिषद के माध्यम से करता था और दूसरा जो था उसमें ये कहा गया कि जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल के परामर्श से गवर्नर शासन करेगा। यानी कि अब ऐसे जो हो, मान लीजिए कि दो प्रकार के मद हो गए कि एक मद का जो काम करेगा इम्प्लीमेंटेशन का वो गवर्नर अपनी परिषद के माध्यम से सीधे कर लेगा और दूसरा जो होगा वो मंत्रिमंडल के परामर्श से कार्य करेगा। और ये जो मंत्रिमंडल होता था ये आपको पता होगा कि जो प्रांतीय विधानसभा थी, प्रांतीय विधानसभा से निर्वाचित होती थी, से चुनी जाती थी। यानी कि प्रांतीय विधानसभा से चुनी जाती थी। ये विधानसभा क्या हो गई? ये जनता के प्रतिनिधि हो गए। यानी कि बनी क्या कि और ये जनता, तो जनता की प्रतिनिधि, जनता ने अपने प्रतिनिधि को चुना। ये प्रतिनिधि जो विधानसभा से चुने और ये प्रांतीय विधानसभा से मंत्रिमंडल के सदस्य बने और इनके परामर्श से गवर्नर शासन करता था। यानी एक ऐसा विषय था जिसपे अब देखिए धीरे से धीरे क्या हो गया कि ये धीरे धीरे जो शासन है वो जनता के पास आने, लेकिन अभी भी बहुत सारे विषयों पे गवर्नर अपने परिषद से शासन करता था, जहां जनता के प्रतिनिधियों पे कोई मतलब रोल नहीं होता था, कोई भूमिका नहीं होता था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि द्वैध शासन में दो तरीके के शासन हो गए और दो तरीके के ना केवल शासन हुए बल्कि विषयों का बंटवारा कर दिया गया। यानी दो तरीके के विषय हो गए। एक विषय हो गए आरक्षित विषय और एक विषय हो गए आपके हस्तांतरित विषय। तो एक आपके आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। अब आरक्षित विषय कौन है?
आरक्षित विषय क्या है? तो आरक्षित विषय वे विषय हैं जिसमें गवर्नर अपनी परिषद के माध्यम से शासन कर रहा है, और हस्तांतरित विषय वे विषय हैं जिसमें जो है मंत्रिमंडल के परामर्श से गवर्नर शासन कर रहा है। इसका मतलब आप देख लीजिए कि आरक्षित विषय में क्या क्या है और हस्तांतरित विषय में कौन कौन से आते हैं। तो आरक्षित विषय में रेल, विदेश, वित्त, भूमि, कर, न्याय, पुलिस, यानी रेल हो गया, रेल, विदेश, वित्त, भूमि, न्याय, पुलिस, यानी इन विषयों से, यानी कि रेल से संबंधित कोई मैटर हो, या विदेश से संबंधित कोई मैटर हो, या वित्त से संबंधित कोई मैटर हो, या न्याय से संबंधित कोई मैटर हो, या पुलिस से संबंधित कोई भी मैटर होगा, तो इन विषयों से पे जब कानून बनेगा या कोई क्रियान्वयन किया जाएगा तो उस संदर्भ में गवर्नर अपनी परिषद के हिसाब से वो शासन करेगा या नियम और कानून बनाएगा। वहीं दूसरा क्या है? हस्तांतरित विषय है। तो हस्तांतरित विषय में कौन कौन से आपके आ जाएंगे? जैसे शिक्षा हुआ, पुस्तकालय हुआ, स्थानीय शासन हुआ, चिकित्सा हुआ, सार्वजनिक निर्माण विभाग हुआ। तो शिक्षा हो गई, इसमें शिक्षा, पुस्तकालय, सार्वजनिक निर्माण, इन सारी चीज़ों से, चिकित्सा, अब इन सारे को हस्तांतरित विषय में रखा गया। अब इन संदर्भ में अगर कोई नियम कानून बनाना हो तो मंत्रिमंडल के परामर्श से गवर्नर बनाता था। तो इस तरीके से जो पहली विशेषता 1909-19 के एक्ट में आई वो ये थे कि प्रांतों में द्वैध शासन की बात की गई थी। इसके अलावा दूसरा ये था कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था। आपको बताएं था कि अब जो है जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करने लगी थी, यानी कि जो प्रांतीय विधानसभा था, प्रांतीय विधानसभा में देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था को अपना दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन हो ही गया था। इसके अलावा जो है आपका क्या होता, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की गई थी। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका, एक था राज्य परिषद और दूसरा था केंद्रीय विधानसभा या केंद्रीय विधान परिषद। अब जिस तरीके से ये सेम उसी तरीके से है कि राज्य परिषद जो है आपका राज्यसभा मान लीजिए और केंद्रीय विधानसभा जो है आपका लोकसभा मान लीजिए, यानी केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की बात की गई, प्रांतों में द्वैध शासन की बात की गई, प्रांतों में द्वैध शासन की बात की गई, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की स्थापना की गई, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की स्थापना की गई। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी बात ये हुई थी वो ये था कि जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो 1909 में शुरू की गई, याद रखिएगा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909 में शुरू की गई थी, लेकिन इसका विस्तार पहले जब शुरू की गई तो ये केवल मुस्लिम के लिए था, यानी केवल मुस्लिम के लिए, केवल मुस्लिम के लिए था ये 1909 के एक्ट में। ठीक, 1919 में क्या हो गया, इसका विस्तार कर दिया गया। इसका विस्तार करके सिख, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन, इन सब के लिए कर दिया गया। इस तरीके से आप देखेंगे तो 1919 के एक्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया गया। जो 1909 के एक्ट में शुरू हुआ था केवल मुस्लिम के लिए, वो अब सिख, यूरोपीय यूनियन, एंग्लो इंडियन सबके लिए हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले केवल प्रत्याशी और वोटर दोनों मुस्लिम थे, अब
सिख के प्रतिनिधित्व यानी सिख ही हो सकता है, और ना केवल सिख ही हो सकता है बल्कि वो उसको वोट भी केवल सिख ही देगा, यानी वोटर और प्रत्याशी भी सिख होंगे। इसी तरीके से यूरोपियन के प्रतिनिधित्व के लिए कि यूरोपियन प्रत्याशी भी होगा और यूरोपियन उसका वोटर भी होगा, एंग्लो इंडियन प्रत्याशी भी होगा, एंग्लो इंडियन उसका प्रतिनिधि भी होगा। तो इस तरीके से देखिए तो हर वर्ग के लिए उन्हीं में से अपना प्रतिनिधि चुनने की बात की गई थी, जो कि एक हिसाब से देख लिया जाए कि जब हर व्यक्ति का हित उसी व्यक्ति का ही व्यक्ति रिफ्लेक्ट कर सकता है या प्रतिनिधित्व दे सकता है, तो ये एकता के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती थी। इसीलिए कहा गया कि जो 1909 के एक्ट में फूट डालो और राज करो की नीति के अकॉर्डिंग इन्होंने पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात की गई थी, उसका 1919 में विस्तार कर दिया गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि द्वैध शासन, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की बात की गई थी। इसके अलावा पहली बार जो है केंद्रीय बजट का राज्य बजट से अलग किया गया, यानी अभी तक केंद्रीय बजट और राज्य बजट एक साथ आते थे, लेकिन 1919 में पहली बार जो है केंद्रीय बजट को अलग किया गया और राज्य बजट को अलग किया गया। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि केंद्रीय विधानमंडल केंद्रीय सूची पर कार्य करता था और गवर्नर जनरल की अंतिम सूची थे। अब एक चीज़, ये जो हमने द्वैध शासन आपको बताया था, द्वैध शासन, ये ध्यान रखिएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन था, प्रांतों में द्वैध शासन था, केंद्रीय स्तर पे नहीं। केंद्र में अभी भी गवर्नर जनरल ही, सभी मामले पे गवर्नर जनरल का निर्णय ही अंतिम होता था। तो ध्यान रखिएगा, सवाल दो बार आता है। एक, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कब हुई थी, तो 1919 में, और कभी कभी पूछ लेता है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना आगे 1935 एक्ट में आती है। तो केंद्र में द्वैध शासन 1919 के एक्ट में नहीं था। यहाँ पे अभी भी केंद्र के सभी केंद्रीय स्तर पे सभी विषयों पर जो निर्णय लेने का अधिकार था वो आपका गवर्नर जनरल का होता था, यानी कि जो केंद्रीय स्तर पे जो सभी निर्णय लेगा वो गवर्नर जनरल होता था। इसके अलावा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। याद रखिएगा, आज जितने भी, चाहे पीसीएस का हो तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन लेती है, आईएएस का हो तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन लेती है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ यूनियन शब्द नहीं है, यहाँ केवल पब्लिक सर्विस कमीशन है। पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन की जो स्थापना हुई थी वो 1919 के एक्ट से हुई थी। तो सबसे पहले कि क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को नियुक्त करने के लिए, या आईसीएस जो इंडियन सिविल सर्विसेज थे इसके अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई 1919 के एक्ट के द्वारा। इसके अलावा एक बात और कही गई थी, वो ये कहा गया था कि भविष्य में आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद भारत की क्या स्थिति बनती है, इन स्थितियों के मूल्यांकन के लिए, भारत की जो स्थिति बनेगी उस स्थिति के इंडियन कंडीशन के मूल्यांकन के लिए, भारतीय स्थिति की मूल्यांकन के लिए के मूल्यांकन हेतु एक वैधानिक आयोग की बात की गई। एक वैधानिक स्टैच्यूटरी कमीशन की बात की गई थी कि 10 साल बाद इस 1919 एक्ट का क्या प्रभाव पड़ा, सकारात्मक प्रभाव पड़ा, नकारात्मक प्रभाव पड़ा, 1919 के एक्ट के प्रावधान में क्या संशोधन किए जाने चाहिए, या भारतीयों का प्रतिनिधित्व शासन में भागीदारी और कितनी बढ़ाई जानी चाहिए, इस स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान 1919 के एक्ट में ही कर दिया गया था। और आप लोगों को ध्यान होगा, इसी के अंतर्गत 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी।
यानी कि ये जो स्टैचुटरी आयोग था वही आयोग साइमन कमीशन था जिसमें सभी अंग्रेज थे। और ये उठा कि जब भारतीयों की स्थिति का मूल्यांकन करना है तो इस आयोग में भारतीयों को भी शामिल होना चाहिए, जबकि केवल अंग्रेज हैं तो केवल अंग्रेज ही भारत की स्थिति का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। इसी संदर्भ में साइमन कमीशन का पूरे देश में विरोध हुआ था और गो बैक साइमन का नारा लगा था। गो बैक साइमन का नारा लगा था। और आप लोगों को याद होगा कि इसी साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय लाठीचार्ज हुआ था। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई थी। और उन्हीं का ये स्टेटमेंट है कि मेरे शरीर पे पड़ा हुआ एक एक लाठी जो है अंग्रेज़ों के ताबूत में गाड़ी गई एक एक कील के समान होगी। कभी कभी ये स्टेटमेंट पूछ लेता है कि किसने कहा गया था कि मेरे शरीर पे पड़ी गई एक एक लाठी का हिसाब का ठीक उसी प्रकार है जैसे अंग्रेज़ों के ताबूत में गाड़ी गई एक एक कील। तो इस तरीके से 1919 के एक्ट की चीज़ें बात होती है। देखिए लेकिन 1919 एक्ट का पूरी तरीके से नहीं हो पाया। भाई 1920 में असहयोग आंदोलन हो गया, फिर 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया, फिर 1923 में स्वराज दल की स्थापना हुई, फिर 1927 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट्स के बाद नेहरू रिपोर्ट्स आई, फिर नेहरू रिपोर्ट्स के बाद 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ। ये एक पूरा लंबा इतिहास है जिसको आपको ये मान के चलिए कि आपको जो हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें हर एक चीज़ हर एक शब्द जितने मैंने शब्द कहे हर शब्द का एक डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको। जैसे असहयोग आंदोलन पूरी डिटेल्स पढ़ाई जाएगी, स्वराज दल डिटेल्स पढ़ाया जाएगा, साइमन कमीशन डिटेल्स पढ़ाया जाएगा, नेहरू रिपोर्ट डिटेल्स पढ़ाई जाएगी, फिर गोलमेज सम्मेलन डिटेल्स पढ़ाया जाएगा। और इन सब की परिणति के बाद जो अगला एक्ट आता है, इन सारी स्थितियों में नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा गया, साइमन कमीशन ने क्या कहा, गोलमेज सम्मेलन क्या, इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगला सुधार हुआ भारत में जिसमें ये कहा गया 1935 का एक्ट। (1935) का एक्ट भारतीय संविधान में के निर्माण में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है। कहा जाता है कि लगभग 70 से 75% यानी 2/3 लगभग 2/3 संविधान हमारा संविधान जो है 2/3 संविधान जो है 1935 एक्ट का रूपांतरण है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण 1935 का अधिनियम है। एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो द्वैध शासन है इसके जन्मदाता लियोनस कर्टिस थे। लियोनस कर्टिस जो है द्वैध शासन के जन्मदाता हैं। अभी हमने आपको द्वैध शासन 1919 में बताया था ना कि हस्तांतरित विषय और क्या कह रहे हैं आरक्षित विषय। तो इसके इस शासन के जो जन्मदाता हैं उनका नाम लियोनस कर्टिस है। और एक चीज़ और आपको ध्यान देने वाली बात होगी कि इसमें मताधिकार का विस्तार करते हुए जो है महिलाओं को भी पहली बार राइट टू वोट मिला। किसमें? 1919 एक्ट में। तो ये दो चीज़ थी कि जो हमने बताया था द्वैध शासन वो लियोनस कर्टिस के द्वारा दिया गया था सबसे पहले, और महिलाओं को पहली बार जो वोट जो है वो 1919 के एक्ट के माध्यम से दिया गया था। चलिए अब देखते हैं 1935 का एक्ट कितना इम्पोर्टेंट है और 1935 के एक्ट में क्या क्या प्रावधान किया गया था संविधान सभा के या पूरे भारत के जो संविधान है उसके निर्माण में 1935 के एक्ट का क्या महत्व रहा है। तो इस संदर्भ में हम सबसे पहले आपको देखेंगे कि ये जो 1935 का एक्ट है
ये 1935 का एक्ट आप मान के चलिए कि 1930 से 1932 के बीच में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था और जो संवैधानिक सुधार की संस्तुति हुई थी उसी के आधार पे दिया गया था। इसमें संघीय शासन प्रणाली की बात की गई थी, इसमें केंद्र में द्वैध शासन की बात की गई थी, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था, संघीय न्यायालय की बात की गई थी, भारत परिषद समाप्त कर दिया गया था, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, 6 विधानमंडलों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की गई थी, मुद्रा का साख नियंत्रण हेतु RBI किया गया था और फेडरल लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग के स्थापना की बात की गई थी। तो इसमें कुल मिला के आप ये देखेंगे कि हर पहलू की बात की गई थी। सबसे पहला जो प्रावधान किया गया था वो प्रावधान ये किया गया था कि संघीय व्यवस्था की बात की गई थी, यानी पहला अधिनियम है जिसमें ये कहा गया था कि भारत जो है संघीय राज्य होगा, भारत संघीय राज्य बनेगा। और संघीय राज्य बनेगा तो किस किस चीज़ का संघ बनेगा? एक बनेगा भारत प्रशासित क्षेत्र जो अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों के अधीन, और दूसरा ये था जो देसी रियासत थे। तो बात देखिए कि जो अंग्रेजों के अधीन क्षेत्र थे भारत के वो भी संघ में शामिल होंगे और जो देसी रियासत के अंतर्गत जो क्षेत्र थे वो भी इसमें शामिल होंगे। तो भारत के जो संघीय राज्य के अंतर्गत ये दोनों शामिल होंगे। लेकिन ये इसमें ये भी एक प्रावधान साथ में लिखा गया था कि ये संघ तभी अस्तित्व में आएगा, तभी अस्तित्व में आएगा, कब आएगा? जब देश आधे से अधिक या कम से कम आधे देसी रियासत संघ में शामिल होने के लिए सहमति हो, संघ में शामिल होने हेतु सहमति दें। ठीक है, यानी कि संघीय व्यवस्था तो कर दी गई थी, संघीय व्यवस्था कर दी गई थी। संघीय व्यवस्था में ये कह दिया गया था कि संघीय जो क्षेत्र होगा वो जो अंग्रेज, यानी पूरा भारत समझ लीजिए कि पूरे भारत में 3 तरीके के राज थे। एक अंग्रेजों के अधीन राज थे, एक चीफ कमिश्नरी थी और एक जो है देसी रियासत था। तो चीफ कमिश्नरी और अंग्रेजों के अधीन राज दोनों अंग्रेजों के थे। और देसी रियासत में अनेक प्रकार के राजा, रजवाड़ा, नवाब हुआ करते थे। जैसे मैं क्या कह रहे हैं, हैदराबाद का नवाब, जम्मू कश्मीर के राजा, जूनागढ़ के नवाब, तो ये सारे देसी रियासतें हुआ करते थे। तो ये दोनों शामिल होंगे, लेकिन ये तभी अस्तित्व में आएगा, यानी संघ भारत तभी बनेगा जब कम से कम आधे देसी रियासत संघ में शामिल होने की सहमति दे। अब देसी रियासत जो राजा और नवाब थे वो इसमें भला क्यों शामिल हों, वो अपने अधिकार को भला क्यों दें? चूंकि उन्होंने दिया नहीं, इसलिए संघ ये कभी अस्तित्व में आया नहीं। इसलिए कभी भी संघ नहीं बना। कब तक नहीं बना? अंग्रेजों के समय। अंग्रेजों के समय तक कभी भी भारत संघ नहीं बन पाया। तो मुझे लगता है अब आप लोगों को समझ में आ गया। एक्चुअली संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि वह व्यवस्था जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों का सह अस्तित्व होता है और लिखित संविधान के माध्यम से शक्तियों का विभाजन होता है। लेकिन यहाँ चूंकि देसी रियासत शामिल होना आधे से शर्त थी, आधे से अधिक देसी रियासत इसमें शामिल हों, वो शामिल सहमति हुए नहीं, तो वो देश संघ चला नहीं। दूसरी बात हमने क्या की कि अब केंद्र में द्वैध शासन, याद रखिएगा प्रांतों में द्वैध शासन कहां था? प्रांतों में द्वैध शासन 1919 एक्ट से था। 1919 के एक्ट से प्रांतों में द्वैध शासन था, जबकि केंद्र में द्वैध शासन आपका 1935 के एक्ट से था। बात वही थी, केंद्रीय, अभी तक केंद्र में क्या था कि गवर्नर जनरल हर मुद्दे पे डिसीजन लेने का लास्ट सोर्स था। अब क्या हो गया कि केंद्र में द्वैध शासन में यहां वही चीज कर दी गई, हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। आपको बता दिया आरक्षित विषय में गवर्नर जनरल
गवर्नर जनरल था पूरा नियंत्रक, इस पूरा नियंत्रक। हस्तांतरित में यहां भी गवर्नर जनरल ही करता था, लेकिन गवर्नर जनरल जो है क्या करता था, मंत्रिमंडल के परामर्श से। तो अब आप देखिए किस तरीके से चरण बाई चरण जनता का जो अधिकार है या जनता का प्रतिनिधित्व नीचे से शुरू होकर अप्रत्यक्ष रूप से होते हुए, प्रत्यक्ष रूप से होते हुए, राज्यों के स्तर पे होते हुए केंद्रीय स्तर तक पहुंचता है। तो ये हो गया आपका केंद्र में द्वैध शासन। इसके अलावा प्रांतीय स्वायत्तता अपनाई गई। प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब क्या हुआ कि जो पहले प्रांतों में द्वैध शासन था, यानी कि प्रांतों का द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, समाप्त करके, और ये चीज प्रांतीय स्वायत्तता। इसका मतलब हो गया कि अब हर विषय, प्रत्येक विषय पे गवर्नर क्या करेगा, गवर्नर मंत्रिमंडल के परामर्श से कार्य करेगा। और एक चीज और था, जब हम ये कहते कि मंत्रिमंडल के परामर्श से कार्य करेगा, इसका मतलब वो क्या हो गया, विधान पालिका या विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हो गया अपने कार्यों के लिए। ठीक, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हो गया। अभी तक केंद्र में जब द्वैध शासन थी तो क्या था, सिर्फ हस्तांतरित विषय के लिए वो विधान परिषद के प्रति या विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता था, आरक्षित विषय के लिए नहीं। लेकिन प्रांतीय स्वायत्तता में क्या होगा, सभी कार्यों के लिए वो उत्तरदायी हो गया। प्रांतों में भी केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था वहां की गई, यहाँ प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था कर दी गई। इसके अलावा संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की बात की गई। याद रखिएगा, जो वर्तमान में संविधान है उस संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है। सर्वोच्च न्यायालय हमारे संविधान में बात की गई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। लेकिन संघीय न्यायालय की बात सबसे पहले कहां कर दी गई थी, 1935 एक्ट में। हमारा सुप्रीम कोर्ट ही संघीय न्यायालय है। तो इस प्रकार देखिए, सुप्रीम कोर्ट की पूरी जो व्यवस्था थी वो 1935 के एक्ट से आ गई। इसके अलावा 1919 में आपने पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की थी, लेकिन अब क्या आया, अब यूपीएससी, एसपीएससी, जेपीएससी, इन तीनों का कंसेप्ट 1935 का। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें हो गई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें हो गई ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कि जब आएगा कि केवल, याद रखिएगा, केवल पब्लिक सर्विस कमीशन अगर सवाल आता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये 1919 एक्ट होगा। और इन तीनों में से यूनियन आ जाए, स्टेट आ जाए, ज्वाइंट आ जाए, शब्द आ जाए, तो 1935 एक्ट हो जाएगा। ये तीनों आ जाए तो 1935 का एक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से 1935 का एक्ट बहुत ही ब्रॉडर एक्ट था। इसके अलावा आप देखेंगे कि पहले बर्मा, जो आज म्यांमार है, 1935 के एक्ट के द्वारा ही म्यांमार, जिसे पहले वर्मा कहा गया, वर्मा नाम था, भारत से अलग किया गया।
पहली बार म्यांमार या बर्मा भारत से अलग कब किया गया? 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। इसके अलावा सिंध और उड़ीसा, इसको अलग राज्य बनाया गया। यानी सिंध और उड़ीसा को अलग राज्य बनाया गया 1935 के एक्ट द्वारा। म्यांमार या बर्मा को भारत से अलग किया गया 1935 के एक्ट के द्वारा। तो इस तरीके से, इसके अलावा एक चीज़ और आता है जो आप भारतीय संविधान में देखे होंगे, CAG, कैग, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। देखिए मिस कर गया था मैं, ये 1919 के एक्ट से आया था। यानी कि 1919 के एक्ट से CAG की बात की गई थी, जबकि 1935 के एक्ट से क्या था? सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट की बात की गई थी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि किस तरीके से 1935 एक्ट का पूरा विशद विवरण रहा होगा या पूरा का पूरा विशद व्यापक रहा होगा। इसके अलावा एक और हम आपको बताएं, अब 1935 एक्ट के बाद फिर आप समझ लीजिए कि 1942 का आंदोलन हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध आ गया। 1935 के एक्ट के हिसाब से 1937 में चुनाव भी हुए, 28 महीने कांग्रेस की सरकार भी रही प्रांतीय स्तर पे, उन्होंने अपना कार्यकाल भी चलाया। लेकिन 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार आ गया, उसमें भारत को बिना पूछे किया, तो भारत ने इसका विरोध किया। 42 में क्रिप्स मिशन आया, बेबल योजना आई और बहुत सारी कैबिनेट मिशन प्लान आया। कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग माउंटबेटन प्लान आया। तो इन सब से अंत में यही माना गया, जो आप इतिहास में पढ़ेंगे, क्रिप्स प्रस्ताव भी पढ़ेंगे, आप बेबल योजना भी पढ़ेंगे, सी राजगोपालाचारी फार्मूला भी पढ़ेंगे। इन सब के बाद का कैबिनेट मिशन प्लान आया। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारत में किस तरीके से सत्ता हस्तांतरित की जाए, इसकी बात की गई। फिर उसके आधार पर माउंटबेटन प्लान आया। माउंटबेटन प्लान यानी 3 जून प्लान, 3 जून प्लान, इसी को माउंटबेटन योजना या बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया, बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया, बाल्कनीकरण का मतलब होता है बिखराव या अलगाव, अलग कर देना। यह यूरोप में रशिया के संदर्भ में हुआ था। तो इसी के तहत भारत में कहा भी जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान को बंटवारा किया गया। इंडिया और पाक डिवाइड की रूपरेखा खींची गई और सत्ता का हस्तांतरण हुआ। सत्ता का हस्तांतरण का प्लान था। तो ये तो योजना थी। इसी आधार पे विशेषकर कैबिनेट मिशन प्लान और माउंटबेटन प्लान, इन दोनों के आधार पे ही 1900 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, कभी कभी ये आप लोगों से आप पूछ लिया जाता है कि कहाँ और किसने इसको पारित किया गया था। तो कहाँ पारित किया गया था, किसने पारित किया, ये तो पता है कि ब्रिटिश संसद ने पारित की थी। लेकिन सवाल ये आ जाता है कि ये कब पारित किया गया था। तो इसके लिए ये जुलाई 1947 में, 18 जुलाई 1947 को ये पारित किया था। इसमें कहा क्या गया था? इसमें एक आ गया था कि भारत, इंडिया एंड पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट होंगे। यानी अब आप मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान का 2 डोमिनियन स्टेट होंगे, यानी भारत और पाकिस्तान
का बंटवारा हो गया और 2 राज्य होंगे यानी 2 देश होंगे। इस तरीके से आप देखिए कि इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने क्या किया, माउंटबेटन प्लान या जो 3 जून प्लान था उसको वैधानिकता प्रदान की, यानी उसको जस्टिफिकेशन किया या कानूनी अमली जामला पहनाया, कानूनी रूप से उसको स्वीकृत किया। ये चाहें इस तो ये 2 हो गई। देशी रियासतों को ये कहा गया, देशी रियासतों को कहा गया कि चाहे वो पाकिस्तान में रहें और चाहे वो इंडिया में रहें, यानी देशी रियासत इंडिया या पाकिस्तान या इंडिया में रहने के लिए स्वतंत्र थे। इसके अलावा वे स्वतंत्र भी रहने के लिए स्वतंत्र थे। दे आर फ्री टू लिव विथ पाकिस्तान और इंडिया, और ठीक है, खुद से स्वतंत्र रहें। अब इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा था कि 18 जुलाई 1947 को इन्होंने भी कहा था कि 15 अगस्त को यानी कि 15 अगस्त यानी कि रात्रि 12 बजे इनकी संप्रभुता यानी कि क्राउन की संप्रभुता समाप्त हो जाएगी। तो ये भारतीय स्वतंत्रता नाम से ही जैसे ही एकदम पता चल रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता नियम, यानी इससे भारत को स्वतंत्रता मिली है। स्वतंत्रता किस रूप में मिला, हम स्वतंत्र हुए 15 अगस्त 1947 को, लेकिन साथ ही साथ क्या हो कि भारत का पाकिस्तान के रूप में अलगाव हो गया, यानी 2 डोमिनियन स्टेट बने। देशी रियासतों की छूट थी तो कुछ पाकिस्तान के साथ गए या ज़्यादातर इंडिया के साथ आए। 3 जो स्वतंत्र स्टेटस बनाए थे आपको पता है, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, जम्मू कश्मीर। इन तीनों को किस तरीके से भारत में मिलाया गया इसकी भी कहानी पता है आप लोगों को। हैदराबाद यहाँ प्लेबिसाइट कराई गई, यहाँ पे सेना भेजी गई और यहाँ पे क्या राजा हरि सिंह ने किया, और फिर किस तरीके से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 आया और 370 अभी आया है, वो हम लोग बहुत ही डिटेल में इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो ये इस तरीके से भारत और पाकिस्तान अलगाव के साथ भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। इसके अलावा इसमें ये भी कहा गया कि जो संविधान सभा, एक संविधान सभा बनाई जाएगी और संविधान सभा के पास नई संविधान बनाने की शक्ति होगी। ये भी कहा गया कि संविधान सभा होगी, संविधान सभा होगी और यही संविधान बनाएगी, और जब तक संविधान कंप्लीट नहीं होगा तब तक ही संविधान सभा ही विधायिका का कार्य करेगी। ठीक है, यानी कि संविधान सभा के पास 2 काम थे, एक संविधान बनाना और एक तत्कालिक विधान बनाना यानी कानून बनाना। तो इस तरीके से संविधान सभा उस समय संसद का भी कार्य कर रही थी और संविधान सभा के रूप में संविधान बनाने का भी कार्य कर रही थी। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि भारत चाहे या पाकिस्तान चाहे तो राष्ट्रमंडल का सदस्य रहे, राष्ट्रमंडल का सदस्य रहे या ना रहे। लेकिन भारत शुरू में अलग हुआ है, लेकिन फिर राष्ट्रमंडल का सदस्य है। एक्चुअली राष्ट्रमंडल क्या होता है कि ये उन उपनिवेशों का ग्रुप है जो ब्रिटिश उपनिवेश रहे हैं और ब्रिटिश की सुपरमेसी को यानी ब्रिटिश की प्रभुता को मानते हैं। लेकिन भारत ये कहता है कि हम उसकी संप्रभुता को नहीं मानते हैं, लेकिन आपस में समन्वय बनाए रखने या उसके एक मंच के रूप में राष्ट्रमंडल के सदस्य, राष्ट्रमंडल का जो मंच है उसके लिए हम पार्टिसिपेट करते हैं, यद्यपि कि हम उसकी संप्रभुता को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस तरीके से उन्होंने कहा कि क्राउन की शाही उपाधि खत्म हो जाएगी, क्राउन की शाही उपाधि खत्म हो जाएगी। अब क्राउन भारत का शासक नहीं रहेगा। इसके अलावा सारी चीज़ें पूरी की पूरी ये आ गई कि भारत में अब भारतीयों का शासन होने जा रहा है, भारत अब स्वतंत्र होने जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो भारत सचिव का पद अभी हमने आपको बताया था वो समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। याद है भारत सचिव का पद कब बना था? ये बना था, भारत सचिव का पद बना था 1858 के एक्ट से, जब वायसराय आया था।
और भारत मंत्री के रूप में था 15। तो इस तरीके से देखिए कि कितना विशद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, बहुत ही माकूल अधिनियम रहा है जिसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली है। इसके अंतर्गत क्या किया कि इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया गया। 2 देसी रियासतों को ये छूट दे देगी कि वो भारत में रहे, पाकिस्तान में रहे या स्वतंत्र अस्तित्व बनाए। आदिवासियों के संदर्भ में उनकी समाप्त हो गई, क्राउन का स्टेटस समाप्त हो गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया और क्राउन की सारी चीज़ें समाप्त कर दी गई। तो इस तरीके से भारत चाहे तो राष्ट्रमंडल में रहे या ना रहे, तो इस तरीके से भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत स्वतंत्र हुआ। और आपको पता है कि स्वतंत्र होने से पहले से ही भारत संविधान सभा का निर्माण कर रहा था। संविधान सभा का गठन हो गया था 1946 में ही, और इसकी पहली बैठक 46 दिसंबर में शुरू होती है और जो 2 ईयर 11 मंथ और 11 दिन चलती है और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो इस तरीके से हम आज संवैधानिक विकास के सारे अधिनियमों को हम लोगों ने देख लिया, सारे अधिनियमों को हमने डिस्क्राइब कर लिया। कल से हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से भारतीय संविधान सभा में क्या क्या हुआ था, कैसे संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था, कैसे संविधान बना था और कैसे संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया था। तो कल फिर मिलते हैं।